Hello guys, how are you? What are you doing? I think you will be happy. Take care of yourself. So now we are starting our first mathematics chapter, trigonometric function. Very easy chapter, very scoring chapter, and very interesting chapter. और हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन। चूंकि हमने प्लेटफॉर्म हिंदी मीडियम स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है, तो मेरे दोस्तों आइए हम सीखते हैं। हमारा टारगेट जेई मेंस 2022 2022 को क्रैक करने के लिए हम मैथमेटिक्स की इस सफर में शुरू होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट चैप्टर इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ त्रिकोणमिति? व्हाट इज द मीन ऑफ त्रिकोण? त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना होता है, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण नाम से पता चल रहा है तीन कोण। क्यों? नाम से पता चल रहा है तीन कोण। तीन कोण वाली जो आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो कुछ इसमें त्रिभुज से रिलेटेड हो। और फलन, इसके बारे में हम डिटेल से, इसका अलग ही चैप्टर है फलन, उसमें पढ़ेंगे फंक्शंस में, और डिटेल से हम फंक्शन पढ़ेंगे, उनके ग्राफ पढ़ेंगे। फिलहाल फलन फलन को समझने के लिए हमने यहाँ जो हमारे काम की चीज होगी उसे डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अपने चैप्टर में हम हर चीज, ईच एंड एवरी पॉइंट वी विल डिस्कस। सो नाउ फर्स्ट, this is our platform to all of you. Please join us. Now, introduction. परिचय। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोण और मिति। देखो, तीन कोण इसमें है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। इसको हम बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजाएं होती है। और दूसरा मापन, इन दोनों को मिलाएंगे तो निकलता है त्रिकोणमिति का मतलब कि त्रिभुज के भुजा और कोण का मापन। सो जितने भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हैं जिसमें थीटा और ए, हम साइड को डिनोट कर रहे हैं भुजा को, उन सब में त्रिकोणमिति का यूज करके उनका मेजरमेंट किया जाता है। इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति के इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सटेंसिव यूज हैं, जैसे कि ये सर्वेइंग। जो जे मेंस में जाके सिविल इंजीनियरिंग लेगा उसको, उसकी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में बेसिक्स इंजीनियरिंग है सर्वेइंग, वहां आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा और इसका एक्सटेंसिव यूज है। आप रोड पे देखे होंगे कि ये ट्राइपॉड लेके एक बंदा रहता है और ये इधर ऑटो लेवल लगा रखा होता है, टेलीस्कोप होता है, इधर से ये एक रोड होती है जिस पर मार्किंग होती है, इस मार्किंग को ये देख रहा होता है। तो ये क्या कर रहा होता है बेसिकली, ये इस पॉइंट का इसकी सहायता से लेवल निकाल रहा होता है। तो अब लेवल में जब कोई इंक्लाइंड लेवल आ जाए तो हमें वहां पे, यहाँ पे टेन थीटा का यूज होगा। ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो, तो टेन थीटा हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए बेसिकली सर्विंग में त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे यूज है। ये ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स में किसी की भुजा बनाने के लिए ज्योमेट्री तो है ही, इसका यूज किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए भी हमें त्रिकोणमिति, ट्रायगोनोमेट्री चाहिए। क्या दोस्तों? बिजली, इसके अंदर आप फर्स्ट ईयर में जब जाओगे तो आपको एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच, वहां फर्स्ट ईयर कॉमन ब्रांच होती है, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एक सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डील करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो वहाँ साइन वेव, जो हमारी लाइट आती है ऐसी, वो क्या होती है, साइन और कोस का फंक्शन होती है। तो इसका भी बड़ा यूज है।
ऐसे ही ये सिस्मोसिटी, जो हिंदी मीडियम वाले हैं भैया थोड़ा अंग्रेजी भी सीखो। इसको बोलेंगे विद्युत शाखा, विद्युत अभियांत्रिकी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को क्या बोलते हैं? विद्युत अभियांत्रिकी। जो वर्ड में इंग्लिश लिख दो और उसका हिंदी ना बोलो, वो गूगल पे सर्च कर लेना। सिस्मोसिटी यानी कि ये भूकंप से रिलेटेड है, ठीक है। भूकंप की ये वेव्स हैं, एस वेव्स, रेली वेव्स एंड लव वेव्स। तो ये जो वेव्स होती है ना, ये भी साइन कोस का फंक्शन होती है। तो हम देखेंगे बहुत सारी इसके यूज है। इसके अलावा जो ये न्यूक्लियस, ये एटम, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है, ये हमारा न्यूक्लियस है, नाभिक, और ये इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है, तो श्रोडिंगर जो हमारे वैज्ञानिक है, श्रोडिंगर साहब ने कहा कि इसकी पोजीशन भी साइन कोस जैसे वेव फंक्शन के अनुसार बदलती है। तो बहुत सारी यूज है। फिलहाल ये कुछ एप्लीकेशन है कि हम इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर कहाँ इसका यूज है। तो समझ में आ गया, बहुत एक्सटेंसिव यूज है, हर जगह काम आएगा। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, हर जगह आपको साइन कोस मिलेगा। इवन बायो वालों को भी ये बहुत मिलेगा। और फिलहाल हमारे मैथ में तो है ही। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन कोस को डिफाइन करने के लिए हमें उससे पहले कोण को समझना पड़ता है कि कोण क्या है। सो कोण एक मेजरमेंट है, रिलेटिव मेजरमेंट है। किसका मेजरमेंट? मतलब आपेक्षिक मापन है। बेसिकली कोण क्या है? ये कोई ओ पॉइंट है और ये ओ ए एक किरण है, रे। तो ओ ए, बिंदु ओ का, बिंदु ओ से ओ एक किरण की दिशा में जो मापन होगा, और ये ओ भी ले लो, कोई किरण ओ भी है, ये ओ भी, ये ए, ये ओ। तो जो ओ बी है, उसका ओ ए की दिशा में जो रोटेशन हुआ, जो जितने डिग्री जो मापन हुआ, उसको कोण बोलते हैं। इसको मैं थीटा नोट करूं। तो कोण की डेफिनेशन क्या हो गई? कोण की डेफिनेशन हो गई स्थिर बिंदु ओ से ओ ए की दिशा में, ओ बी से ओ ए की दिशा में मापन कोण कहलाता है। मैं सब बच्चों को बता दूं, अभी से एक स्पाइरल बाइंडिंग वाली एक मोटी कॉपी बना लेना अच्छे से। और जो मैं एक एक वर्ड्स बोल रहा हूँ, ईच एंड एवरी वर्ड्स आपको पॉइंट मार्क करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। हो सकता है मैं हर वर्ड को लिखूं नहीं, लेकिन आपको वो कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि वो हर वर्ड से एक क्वेश्चन होगा और आपने यदि मिस कर दिया होगा तो आप उसे गलत करके आएंगे। तो उसका ध्यान रखना, फिर तुम कहोगे कि सर आपने तो बताया नहीं था। सर बताते हैं हर चीज, लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं रहता। तो हर चीज को नोटिस कर लेना। तो देखो, इसे कौन बोलते हैं, लेकिन इस कौन से भी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसकी डायरेक्शन। सारा खेल इसी का है। जिसको ये डायरेक्शन समझ में आ गई उसको समझ लो कौन समझ में आ गया, ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। सो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये घड़ी सबने देखी होगी, ये घड़ी, इसमें ये 12 बज रहे हैं, ये 6 बज रहे हैं, ये 1 बज रहे हैं। तो ये घड़ी कैसे चलती है? इस डायरेक्शन में चलती है, ऐसे चलती है। इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो तुम घड़ी से याद रखना, क्लॉक से। जो क्लॉक की डायरेक्शन है वो द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम यहाँ पूरी त्रिकोणमिति में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या लेंगे? वामावर्त दिशा को पॉजिटिव मानेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 बार नोट डालेना, नोट पे 3 स्टार लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कोण मापन की पद्धतियां। किन किन मेथड है जिससे कि हम कोण मेजरमेंट करते हैं? तो पहला है सेक्साडेसिमल, दूसरा है सेंटेसिमल, तीसरा है वृत्तीय। तो देखो, सेक्साडेसिमल क्या होता है? ये एक सर्किल है,
ये हमारा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। ये थीटा मैंने यहां से मेजर करना शुरू किया और पूरे सर्किल को मैंने पूरे कोण, ये 360 डिग्री इसने कोण बना लिया। तो हमने पूरे सर्किल को 360 इक्वल पार्ट्स, बराबर भागों में बांट दिया। 360 इसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल। और इसमें 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री। ऐसे ही 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, और 1 सेकेंड बराबर में क्या हो जाएगा, 1/60 मिनट। ये तो हम बेसिकली इसी का यूज करते हैं प्रैक्टिकली। उसके बाद में सेंटेसिमल। सेंटेसिमल में क्या होगा, ये पूरा वर्थ इसको ग्रेड में लिखेंगे। ये पूरा वर्थ किसमें, टोटल 100 भागों में डिवाइड हो, ठीक है, पूरा 100 भागों में डिवाइड हो। मुझे इस कोण का मेजर करना है तो मैं कैसे करूंगा, सपोज दैट यहां वैल्यू आ रही है 12G, तो हम बोलेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या है, 12 ग्रेड, 12G। और इधर सपोज दैट थीटा की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री, तो हम बोलेंगे थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। आगे चलते हैं वर्तीय। ये एक्चुअल में कैलकुलेशन में काम आता है, प्रैक्टिकली इसका यूज कैलकुलेशन में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम जानते हैं थीटा कोण बराबर में चाप बट्टे त्रिज्या। ध्यान से देख लेना भाई, चाप होता है एल, त्रिज्या होती है आर। तो इसमें चाप कौन सा होता है, ये चाप होता है, ये चाप होता है एल चाप, ये आर क्या होती है, त्रिज्या, और ये जो चाप केंद्र पर अंतरित कोण करता है इसको बोलते हैं थीटा। तो थीटा क्या हो गया, एल बाई आर। तो इफ, यदि एल इज इक्वल टू आर इक्वल टू 1, तो थीटा क्या हो जाएगा, 1, और इसका मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, इसको लिखते हैं 1 RAD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देख लेना भैया, इस पे लगा लेना तुम 5 स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, लोगों को समझ में नहीं आती। थीटा इक्वल्स टू 15 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 15 डिग्री गलत है, 15 ग्रेडियंट गलत है, इसका मतलब है 15 ग्रेडियंट। ठीक है, तो जहां सिंपल थीटा इक्वल्स टू 15 है, नंबर्स में थीटा इक्वल्स टू 50 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, रेडियन। थीटा इक्वल्स टू 0.5 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, रेडियन। कतई उसको डिग्री में नहीं मानोगे जब तक कि वो डिग्री मेंशन ना की। अब इसके बाद एक ये रिलेशन देख लेते हैं कि π/3 रेडियन, ये क्या होता है, 90 डिग्री, और ये होता है 100 ग्रेड के बराबर। सो इस पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। इसको प्रूव भी कर सकते हो कोई हाई फाई टेक्निक। कैसे, ये देखो, ये कितना एंगल है हमें नहीं पता, लेकिन हम डिग्री में जानते हैं 180 डिग्री। सरल रेखा कोण कितना होता है, 180 डिग्री। ये वो लिखेंगे, कोण बराबर में चाप बट्टी तिरछा, थीटा बराबर में चाप बट्टी तिरछा। चूंकि इस पूरे वर्त का परिमाप कितना होता है, 2πr, तो इसका कितना हो जाएगा, πr, आधे वर्त का। और त्रिज्या कितना हो जाएगी, r, तो r से r कैंसिल, तो थीटा बराबर में पाई। तो हम देखेंगे पाई रेडियन क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट है,
अच्छे से याद रख लें। पाई रेडियन बाय 180 डिग्री आप 9 10 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रूफ करना भी सीख लिया क्यों पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री आता है। नेक्स्ट, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आप अच्छे से जानते हैं, बचपन से हम सीखते आ रहे हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। सो भाइयों, ये तो सबको पता है, लेकिन इसमें जो एक लॉजिक है जो अक्सर जहां कंफ्यूज होते हैं बच्चे, वो ये है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सा एल्टीट्यूड है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज। तो इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। तो देख लो भाइयों ढंग से एक बार आज ही देख लो कि जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, लंब। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण। जो तीसरी बच गई जो आधार होती है, नोट कर लेना, थीटा के सामने वाली भुजा वो क्या है, लंब हमेशा। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो हमेशा कर्ण। जो बच गई तीसरी वो आधार। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। चूंकि लाल बटे कक्का आपने अच्छे से पढ़ा है, इनका यूज करते हुए इनके अनुपात इजीली निकाला जा सकता है। इसमें देखो साइन थीटा निकालना है तो लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से, ये लाल ये कक्का, एल का मतलब लंब, कक्का का मतलब कर्ण, तो ये आपको अच्छे से पता होगा। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। अब बाकी इनके सब रिवर्स होते हैं, कोट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो ये सब पढ़ चुके हैं, बस इसमें एक ही चीज बताने की थी और वो ये है इंपॉर्टेंट, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये आपको याद रखना है क्योंकि हम बहुत सारे एप्लीकेशन करेंगे जिसमें आपको पहचान में नहीं आएगा। जैसे एज एग्जाम्पल ये फाइव, तो सैन फाइव क्या होगा, लोगों को कंफ्यूज होता है, सैन फाइव कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेस कौन सा है, लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है। तो फाइव के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी, और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा तो लंब बटे कर्ण, ए बी अपॉन बी सी। यदि यही मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है, एस सी, और अपॉन हाइपोटेनियस बी सी। तो देखो दोनों कोणों के लिए साइन, साइन को हिंदी में जा भी बोलते हैं और इसको कोज्जा बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, कई कबार ये आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। तो सैन फाई और सैन थीटा दोनों अलग अलग है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के लिए चिन्ह परिपाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। इसको ऐसे याद रखते हैं ए एस टी सी, ये इसकी ट्रिक है, आपने पढ़ी हुई होगी 12th में, जो 12th में नहीं पढ़े, 11th में नहीं पढ़े वो आप पढ़ लें, और जो 11th में है और जो 11th 12th पढ़ चुके उनको पता होगा। सो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, जब भी हम कोणों को मेजर करेंगे त्रिकोणमिति के अंदर तो हम इस वाली डायरेक्शन को क्या लेंगे, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको पॉजिटिव लेंगे। थोड़ी सी इंग्लिश देख लेना भाई। ए का मतलब होता है ऑल, यानी कि इसमें 6 साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव क्यों होंगे इसका भी रीजन में दो। तो देखो इसको बोलते हैं प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई, और ये प्लस वाई। इसमें एस एस टी सी, एस फॉर साइन, और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ये सारे नेगेटिव होंगे। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं एस टी सी टी फॉर टेन, टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी इसके अलावा अदर्स नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर कोस थीटा और सेक थीटा, ये पॉजिटिव, बाकी अदर्स नेगेटिव। सो लेकिन कई बच्चों को क्वेश्चन ये आएगा दिमाग में कि सर ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो जाता है। ठीक है, मैं एक प्रूफ करके दिखा देता हूं।
आखिर इसमें साइन पॉजिटिव क्यों आता है और बाकी और नेगेटिव क्यों आते हैं? ये हमारा एंगल एक थीटा है, ये ओरिजिन ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये है प्लस, इसको 1 यूनिट ले लेते हैं, +1 -1, और इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो हमें देखना है साइन, साइन थीटा। साइन थीटा होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है +1, प्लस ये हाइपोटेनियस है, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, तो +x क्या है ओवरऑल प्लस। अब ले लेते हैं कोस थीटा के लिए। कोस थीटा के लिए आधार क्या होगा, ओ ए, आधार बट्टे कर्ण ए बी, ओ ए क्या है -1, और ए बी हमेशा प्लस रहेगा, कर्ण एक लंबाई है, हमेशा प्लस रहेगी, और इसका ओवरऑल चिन्ह क्या आएगा, नेगेटिव। तो समझ गए होंगे, ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आगे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, आगे हम पढ़ेंगे तो ये चिन्ह परिपाटियां आपको आनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे कुछ इसी से रिलेटेड है कि हम कोणों को उनके पूरक कोणों के रूप में लिखेंगे। एज एग्जाम्पल ये थीटा है, तो ये बचा हुआ कोण, ये 90 डिग्री, ये 0, ये 180 डिग्री, और ये 270। ये याद रख लो, 0 को 0 बोलते हैं और 90 डिग्री को π/2। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री, π/2 90 डिग्री, 3π/2 270 डिग्री, और पाई 2 पाई 360 डिग्री। तो ये π/2, ये 3π/2, और ये पाई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा बराबर, तो देखो एक हम प्रूफ कर लेते हैं, ये π/2 थीटा और ये थीटा। हमें रिलेशन निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस π/2 माइनस थीटा, ये बराबर होते हैं। हम कोई भी थीटा ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, साइन 30, साइन 30 LHS लिया, साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। तो कोस π/2 माइनस 30, 90 में से 30 घटाए तो कोस 90 माइनस 30 कितना आ जाएगा, कोस 60, और कोस 60 का वैल्यू भी 1/2। तो ऐसे हम सारे कोणों को उनके पूरक कोण में लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर में कोस π/2 माइनस थीटा, कोस थीटा बराबर में साइन π/2 माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर में कोट π/2 माइनस थीटा, कोट थीटा बराबर में टेन π/2 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर में कोसेक π/2 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर में सेक π/2 माइनस थीटा। लेकिन जैसे ये π/2 प्लस थीटा होगा, जैसे कि मैं साइन π/2 प्लस थीटा, तो जब भी π/2 आए तो कोस थीटा लिखना, ठीक है। तो अब कोस को मत देखना, साइन को देखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो साइन π/2 प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। ऐसे आपको पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा ये मिल सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी आया हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। साइन π/2 प्लस थीटा, देखो अब सबसे पहले एंगल कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में। ये π/2 प्लस का मतलब, ये π/2 प्लस का मतलब हम इस डायरेक्शन में और आगे बढ़ गए, ये कुछ एंगल इधर होगा, एंगल कुछ इधर होगा, तो ये पूरा एंगल थीटा है, π/2 प्लस थीटा। ये कुछ नया एंगल मान लो फाइव, ये फाइव पूरा एंगल है π/2 प्लस थीटा।
ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। साइन सेकंड क्वार्टर में क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा प्लस। ऐसे कोस पाई बाय टू प्लस थीटा, ये क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा। सो इसमें सब माइनस के आ जाएंगे, बस एक कोसेक थीटा, कोसेक पाई बाय टू प्लस थीटा आएगा, वो प्लस का सेक थीटा आएगा। ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं सेकंड क्वार्टर के लिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा। तो पाई जब भी आएगा तो समझना वो उसके जैसे यहाँ साइन कोस में चेंज हुआ तो पाई आएगा, तो एज इट इज वही रेशियो यहां पर आएगा साइन थीटा। अब हमें चिन्ह देखना है, पाई बाय टू या इसके मल्टीप्लस 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इनको ऐसे लिखते हैं 2n+1 पाई बाय 2। इनमें से कुछ भी आएगा तो वो रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन कोस में और कोस साइन में, शेक कोसेक में, कोसेक सेक में, टेन कोट में, कोट टेन में। जहां भी पाई आएगा वहां चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, जो यहां है वो यही रहेगा। अब इसमें चिन्ह देखना है, तो पाई माइनस थीटा कैसे आएगा, वापस देखो ये कार्डिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम तुम्हें आना चाहिए। पहले इस एंगल को लोकेट करो, देखो ये पाई माइनस, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये वाली घड़ी, घड़ी ऐसे चलती है कि नहीं, तो पाई से माइनस करेंगे ये आएगा, तो ये वाला एंगल हो गया पाई माइनस थीटा। ठीक है, कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगेन साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन थीटा। ऐसे में कोस पाई माइनस थीटा लिखूं, तो कोस पाई, पाई है इसकी वजह से, ऐसे पाई 2 पाई 3 पाई डैश 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 एन पाई, एन क्या है इंटीजर, कोई भी इंटीजर, इंटीजर जानते हैं ना पूर्णांक, तो कोस पाई माइनस थीटा कोस थीटा। अब चिन्ह देखना है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस कोस थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे आगे हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो ये चीजें और समझ में आती जाएगी। मैंने फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बताया, तुम्हें थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए तुम खुद ट्राई करना, लिखना साइन, इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या आएगा साइन पाई प्लस थीटा। अब क्या आ जाएगा, पाई है इसलिए साइन थीटा, पाई है, पाई प्लस थीटा किधर आएगा, प्लस है, इस डायरेक्शन में चलेंगे, ये पाई, पाई के प्लस ये, तो ये पूरा एंगल पाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, ऐसे टेन पाई प्लस थीटा आ गया तो आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। तो ऐसे आप इजीली फाइंड कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, पाई हो, पाई बाय टू हो तो रेशियो चेंज होएगा, और पाई हो तो रेशियो चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तुम अपने हिसाब से, जैसे मैं बोला वैसे पॉइंट वाइज नोट्स बनाते रहना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट मिस किया तो बहुत लोचा हो जाएगा भाई, और फिर मुझे ना कहना कि सर आपने बताया नहीं था। रेशियो नोट चेंज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेसिक कंसेप्ट के लिए। सो गाइस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज त्रिकोणमिति फलनों के ग्राफ, प्रांत और परिचय। सो गाइस फर्स्ट लुक एट दिस ग्राफ। हम फलन के बारे में डिटेल से, फलन के चैप्टर में जरूर पूरा डिटेल इन डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें फलन की दो चीजों की जरूरत है, प्रांत और परिचय और ग्राफ, ये तीन चीजें हम देखेंगे अभी त्रिकोणमिति फलनों के। तो त्रिकोणमिति फलन 6 फलन होते हैं, सैन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक, जो आपको पहले मैंने बता दिए हैं। हम इनके प्रांत देखेंगे और परिचय देखेंगे, और इनके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ग्राफ आपको आते हैं तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, अगला जो आगे चैप्टर आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। आप ये ग्राफ आपको पता होने चाहिए विथ वैल्यूज, और इनका क्या ट्रेंड है, क्या नेचर रहता है, कब पॉजिटिव होता है, कब साइन चेंज करता है ग्राफ, कब कर्वेचर चेंज करता है, वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कौन से ग्राफ की कौन सी टेंजेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल आप सोच रहे होंगे कि सर ये एटीएम मशीन कैसे लगा, इस एटीएम का हमारे फंक्शन से क्या वास्ता है। तो देखो बहुत बड़ा वास्ता है, इसके जरिए से हम दो चीजें सीखेंगे, एक प्रांत और एक परिसर। क्या होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, इधर क्या लगाते हैं, एटीएम लगाते हैं।
यहाँ हम अपना एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड लगाते हैं। ये एटीएम कार्ड हो गया। इस जगह पे क्या आता है? कैश आता है। पैसा नकदी यहाँ से बाहर निकलती है। तो जो एटीएम कार्ड है ये हमारा इनपुट है। क्योंकि ये एटीएम मशीन कई फंक्शन से मिलके काम करती है, कई फंक्शन पर काम करती है, और ये हमारा आउटपुट है। तो इस इनपुट और आउटपुट को समझने के लिए एटीएम मशीन बड़ी तुम्हारे लिए कारगर होगी। तो देखो ये इनपुट, इस इनपुट में आप एटीएम कार्ड लगा सकते हैं। ये एसबीआई का एटीएम है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एसबीआई एटीएम, स्टेट बैंक। तो आप इसमें एसबीआई का एटीएम कार्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा ये अदर बैंक्स के भी एक्सेप्ट करती है, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईडीएम बैंक हो गया, आईडीबीआई, इंडसइंड बैंक हो गया, है कि नहीं, आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सेट्रा। तो ये इनके डेबिट कार्ड प्लस इनके क्रेडिट कार्ड, और इसके अलावा ये मशीन जैसे योनो ऐप हुआ, तो इन सब से ये, इन सबको आप इस मशीन में डालोगे तो ये आपको पैसे निकाल के देगी। तो जितने भी इसमें कार्ड एक्सेप्ट हैं, जितने भी टाइप के कार्ड एक्सेप्ट है, ये सब के सब इस एटीएम के लिए क्या होंगे? डोमेन, प्रांत। ये ध्यान रखना बच्चों, अभी से ढंग से सीख लेना प्रांत और परिसर को। कई लोगों को तो समझ में नहीं आता प्रांत क्या है और परिसर क्या है, दोनों को एक ही समझते हैं। दोनों अलग अलग चीज हैं। यहाँ आप प्लास्टिक का कार्ड डालते हैं, प्लास्टिक का आप एटीएम कार्ड डालेंगे और इधर दूसरे मटेरियल के पैसे निकल के आते हैं, इधर नोट निकल के आते हैं, है कि नहीं? 100 के, 200 के, 500 के, 2000 के। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो हमेशा जब प्रांत और परिसर है तो एटीएम मशीन ध्यान रखो। तो जितने भी टाइप के कार्ड हम डाल सकते हैं वो सब क्या है? प्रांत। आउटपुट, इस ये मशीन हमें 100 के नोट दे सकती है, 200 के नोट दे सकती है, 500 के नोट दे सकती है, और 2000 का नोट दे सकती है। बस इसके अलावा ये मशीन कोई भी नोट नहीं देगी। तो आउटपुट में जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सब किस में आती है? परिसर में। इनपुट में जितनी भी ये मशीन एक्सेप्ट करेगी, जितने भी कार्ड वो सब किस में आएंगे? प्रांत के अंदर। यही मामला फंक्शन के साथ होता है। y बराबर में एफ ऑफ एक्स, इसको क्या लिखते हैं? y बराबर में एफ ऑफ एक्स पढ़ते हैं। तो ये जो x की जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको बोलते हैं प्रांत। इसमें एक सह प्रांत और होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हमें सिर्फ एक्स प्रांत की जरूरत है। और y की जितने भी वैल्यू है वो सबकी सब क्या होती हैं? परिसर में आती है। तो y की वैल्यूज, तो फलन में y की जो वैल्यूज होंगी वो परिसर में आएंगी। परिसर और प्रांत में समझ में आ गया। परिसर किसी भी फंक्शन का आउटपुट होता है और प्रांत उस फंक्शन का इनपुट होता है। तो जैसे एटीएम मशीन में प्रांत क्या है? डोमेन। जितने भी टाइप के एटीएम कार्ड है वो सब के सब किस में आएंगे? प्रांत में। जो नोट मशीन से निकले हैं वो सारे आउटपुट हैं, वो सब के सब किस में आएंगे? परिसर में। जितने भी टाइप के नोट निकलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रांत समझ में आ गया? एक्स की प्रांत, एक्स की प्रांत क्या हो गया? एक्स के मान जिस पर फलन एक्स के सभी मान जिस पर फलन परिभाषित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि परिभाषित होना जरूरी है। एज एन एग्जाम्पल हम लेते हैं y बराबर में log x। तो x इक्वल टू 0 पर ये फलन क्या है? नॉट डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि y बराबर में log 0 कोई वैल्यू नहीं होती। अब तुम कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर log 1 की तो log 0 तो वैल्यू होती है, और log 1 बराबर में 0, इसको समझ रहे हैं। log 1 0 होता है, log 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो वो परिभाषित भी होना चाहिए। तो ये प्रांत हो गया। और परिसर क्या होगा? y के मान।
परिसर हो जाएंगे y के मान। तो रिमेंबर गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रांत और परिसर, यह आपको आना चाहिए। और देखते हैं हम त्रिकोणमिति फंक्शन में, जैसे जैसे आप फंक्शन पढ़ेंगे और मैथ में आगे बढ़ेंगे आपको ये चीजें बहुत इजीली समझ में आती जाएंगी। लेकिन जब भी प्रांत और परिसर के बारे में पूछे, कभी भी दिमाग में पिक्चर लानी हो तो एटीएम याद रखना। अब देखते हैं फर्स्ट, y बराबर में हम sin x का ग्राफ देखते हैं। तो इस ग्राफ को आप प्लॉट कैसे करेंगे? पहली चीज, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप जैसे बचपन से ग्राफ प्लॉट करते हैं वैसे प्लॉट करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक तरफ x की वैल्यू लेनी है, एक तरफ y की वैल्यू लेनी है। ये x, ये y, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/6 यानी कि 30 डिग्री पर, y की वैल्यू हाफ, π/4 यानी 45 डिग्री पर, y की वैल्यू 1/√2, π/6 π/3 60 डिग्री पर, y की वैल्यू √3/2, और π/2 90 डिग्री पर, y की वैल्यू 1। तो ये वैल्यू 0 से 1 की तरफ चेंज होती जा रही है। ऐसे ही आप इसको आगे लेके चलेंगे जैसे ही, और पाई आएगा तो y की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी? 0। ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो आप जब x और y की वैल्यूज, ये 0, ये हो गया आपका π/2, ये पाई, ये 3π/2, और ये 2 पाई। तो π/2 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 3π/2 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। जब आप इनको, इनके बीच की वैल्यू भी आप डाल सकते हैं। जब आप उनको फ्री हैंड मिलाएंगे तो आपको ये कर्व मिलेगा। सो गाइस, समझ में आ गया, ग्राफ प्लॉट करना इजी है। ग्राफ कैसे है? ग्राफ की ये शेप है, y बराबर में sin x। अब इसकी y की वैल्यूज की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। y की वैल्यूज, तो गाइस y की वैल्यू देख लेते हैं एक बार। y की वैल्यू यहाँ +1, मैक्सिमम y की वैल्यू कितनी जाएगी? +1, जो कि π/2 पर होती है। और y की नेगेटिव वैल्यू -1, जो कि -π/2 पर भी होती है और 3π/2 पर। तो अब ध्यान से देखना बच्चों, ये -3/2 पर -1। तो अब देखना प्रांत कैसे इस फंक्शन का पता करेंगे। डोमेन, प्रांत, अभी हमने देखा प्रांत इनपुट यानी x के वो सभी मान जिस पर फलन परिभाषित हो। तो ग्राफ में देखते हैं हम कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर ग्राफ में कोई, देखो, जिस पर अपरिभाषित होगा तो ग्राफ में कुछ ब्रेक होगा, ग्राफ कुछ टूटेगा, या ग्राफ में कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। तो जब भी ग्राफ में कुछ चेंज हो रहा हो, ग्राफ डिसकंटिन्यू हो रहा हो, तो उस समझ लो कि वो उस पॉइंट पर फंक्शन परिभाषित नहीं है। तो ग्राफ कंटिन्यूस है, कहीं टूट नहीं रहा, तो इसका मतलब, और ये क्या है? हमारा रियल लाइन। एक्स की जो वैल्यूज है वो सारी क्या है? रियल लाइन है कि नहीं? ये सब रियल लाइन। तो ये 0 है, आप π/2 को, पाई को 3.14 बाई डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1.5 समथिंग कुछ आएगा। तो ऐसे ये वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है, +x, ये -x, ये रियल लाइन है हमारी। तो डोमेन क्या हो जाएगा? आर, कोई ब्रेक नहीं है, पूरे एक्स की वैल्यू हम डाल सकते हैं, सबको डाल सकते हैं। आर का मतलब सब कुछ जो रियल है। इसके अलावा हम काल्पनिक नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे, काल्पनिक संख्या, उसका अलग चैप्टर है, लेकिन उसका बाकी और चैप्टरों में कोई खासा लिंक है नहीं, कुछ एक आध मिल जाएगा, बाकी हम रियल नंबर लेके चलेंगे। अभी उसका ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। अगला है परिसर। तो परिसर मैंने बताया था आईटीएम से कितना टाइप के पैसे निकलना है, वो सारी वैल्यूज यानी y की वैल्यू जितनी भी है, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वो सब परिसर में आ जाएगी। तो परिसर में देखें, आप देखें y जो ग्राफ है वो y में -1 से और 1 के बीच में, ना तो -1 से नीचे आ रहा है, ना 1 के ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब जो y का परिसर हुआ -1 और 1 के बीच में। देखो ये दो कोष्टकों का मतलब यही समझ लो, इसका मतलब होता है वो पॉइंट इंक्लूड है, रियल लाइन में वो पॉइंट इंक्लूड है। और इस छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है वो पॉइंट इंक्लूड
पॉइंट नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब हम रियल लाइन पे और समझ सकते हैं। ये दो पॉइंट है, -1 और 1, तो इनके बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी -1 और 1 को छोड़ के, तो उनको लिखेंगे -1 से 1। और जब -1 और 1 को भी इन्वॉल्व कर लिया तो उसको लिखेंगे -1 और 1। तो ये ध्यान रखना, साइन एक्स का डोमेन कितना होता है, आर, परिसर होता है -1 से 1। वाई बराबर में कोस एक्स, नया फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन। इसमें और साइन एक्स में कोई फर्क नहीं है, बस आप साइन एक्स के ग्राफ को π/2 पीछे की तरफ खिसका दो। तो हम देख भी लेते हैं, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस π/2 की वैल्यू 0, कोस 3π/2 की वैल्यू -1। देखो बच्चों, तुम्हें ये याद रहना चाहिए, डायरेक्ट याद रखना, 0, 30, 45, 60 और 90। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। 0 को 0, 30 को π/6, 45 को π/4, π/3, π/2। ये अच्छे से इसको याद रख लेना, मैं इसे टेबल की फॉर्म में बना देता हूँ। ये डायरेक्ट हम नीचे वाला रेडियंस में काम करेंगे सारा। फिजिक्स में भी आपको रेडियंस में बहुत काम आएगा, तो ये आपको रट जाना चाहिए, बस कंफ्यूज नहीं हो जाओ। π/6 क्या होता है, π/3 क्या होता है। एक चीज और है, π/6 को लोग 60 डिग्री समझ लें, क्योंकि यहाँ भी 6 आ रहा है और यहाँ भी 6 आ रहा है, तो ये गलत है। π/6 का 30 डिग्री होता है मतलब, ठीक है। और सीधा सा है, पाई 180 रखना, 180 रखे, जिस नीचे जो डिनोमीटर में है उसे डिवाइड करोगे तो आपको परवल वैल्यू मिल जाएगी। तो इतना कोई मुश्किल है नहीं। तो वाई बराबर कोस एक्स ग्राफ्स कैसे मिलेगा, इजीली है। जैसा आपने साइन एक्स में निकाला वैसे एक्स की वैल्यू पुट करो, वाई की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। जैसे फ्री हैंड से आप करेंगे तो आपको ये वाला क्रम मिल जाएगा। हमने एक पीछे और चीज छोड़ दी कि इसका एक टाइम पीरियड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट याद रखना है और कई जगह इसका काम आ जाए। टाइम पीरियड होता है कि कोई भी ग्राफ एक फिक्स पैटर्न को दोबारा कब रिपीट करेगा। एक साइकिल भी बोल सकते हैं, ये एक साइकिल कब रिपीट करेगा। तो हम देख रहे हैं 0 से 2π में ग्राफ सेम है, 2π बाद में फिर अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2π। ये ध्यान रखना। सो अगेन हम cos x पे आते हैं, तो ये 3π/2 पे -1, ये क्या है, कौन सा पॉइंट है हमारा, पाई। पाई पे अगेन cos x, सॉरी सॉरी, पाई पे वैल्यू, ये π/2 है, ये पाई है, ये पाई है, और ये 3π/2 है। 3π/2 पे वैल्यू अगेन 0, और ये कौन सा पॉइंट है हमारा, 2π। 2π पे वैल्यू अगेन 1। तो हम देखते हैं यहां से लेके cos x का ग्राफ, जैसे हम वैल्यूज को हम इनको प्लॉट करेंगे और फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे तो हमें ये वाला कर्व मिलेगा। तो हम देखते हैं, तो ये -x, ये x, इसमें भी सेन की तरह इसका प्रांत क्या आएगा, x के सभी मानों पर परिभाषित। आप देख रहे हैं x के किसी भी पॉइंट पर ग्राफ में कोई डिसकंटिन्यूसी, कोई ब्रेक नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे, इसका प्रांत क्या है, r। और इसका परिसर क्या होगा, परिसर का मतलब y की वैल्यूज। तो y की वैल्यूज अगेन हम देखते हैं 1 और -1 के बीच में लाइक कर रही है, इसके बाहर ना तो ये वैल्यू इधर आ रही है और ना ही वैल्यू इसके 1 के ऊपर जा रही है, ना तो -1 से नीचे ना 1 के ऊपर। तो अगेन इसका जो परिसर होगा -1 से 1, और अगेन इसका जो टाइम पीरियड होगा वो सेम 2π। 2π बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट कर। नेक्स्ट है y बराबर में 10x। इसमें आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या बोला है। तो देखो बच्चों, ये भी कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो आपको ऐसी कुछ शेप मिलेगी। तो देखते हैं, 10 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, 1/√3। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ऐसे चेक कर सकते हैं। x की वैल्यूज और y की वैल्यूज, ये y, x की वैल्यू 0, π/6, π/4, π/3, π/2। 0 पे 0, π/6 पे कितना आएगा, 1/√3, π/4 पे 1,
π/3 पर √3 और π/2 पर इंफिनिटी। तो हम देख रहे हैं ये ग्राफ ऐसे हैं, सेम इसके पीछे की तरफ करोगे -π/6 -π/4 -π/3 -π/2। तो हम देखते हैं पाई बराबर x बराबर में π/2 पर ग्राफ एक टेंजेंट बनाना है। ग्राफ पर जो y बराबर x बराबर में π/2 है, x बराबर में π/2 ये लाइन है, ठीक है। x बराबर में π/2 बोलूं तो ये लाइन है। ये लाइन इस ग्राफ पर क्या है, टेंजेंट है। मतलब ये इन्फिनिटी पर जाके मिलेंगे, इन्फिनिटी कोई है नहीं रियल में, बस ऐसा मानते हैं कि बहुत दूर जाके मिलेंगे। और ये आपस में टच हो रहे हैं, मिलेंगे भी नहीं, स्पर्श करेंगे, टच हो रहे हैं, बस स्पर्श करती हुई चलती है। इन्फिनिटी में मिलेंगे, इन्फिनिटी कुछ जाता है नहीं। तो ये कैसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है। देखो y बराबर में क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। जैसे ही साइन π/2 और कोस π/2 साइन π/2 को क्या लिखेंगे, 1, कोस π/2 0। तो ये जो 1/0 है ना, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, और इसी को अनंत बोलते हैं। तो इसको अनंत बोल देते हैं, π/2 पे इंफिनिटी वैल्यू हो गई। तो अपरिभाषित है। अब ये एक्चुअल में है क्या, इसका मतलब क्या है कि अपरिभाषित क्या है। देखो मैं आपको एक वैल्यू देता हूँ, 1/0.0000000001। इसको मैं सोल्व करूं तो डेसिमल के बाद कितने हैं, 9, 10⁹9, ये मेरे पास वैल्यू है। तो एक बहुत बड़ी वैल्यू को इंडिकेट करता है अपरिभाषित। समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि x बराबर में π/2 पर ग्राफ क्या होता है, ब्रेक करता है। ग्राफ मिल नहीं रहा, x बराबर π/2 और x बराबर में -π/2। तो ये नंबर्स x में x x की ये वैल्यू इस फंक्शन के लिए डिफाइंड है। तो इसका जो प्रांत आएगा वो अच्छे से देख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका प्रांत। प्रांत मैंने अभी बोला था, x के वो मान जिस पर फलन परिभाषित होता है। तो इसमें π/2 और π/2 के जितने मल्टीपल्स हैं, यहाँ π/2 3π/2, ऐसे ही नेगेटिव -π/2 3π/2। तो हम देखें कि x बराबर में π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, 7π/2 पर, ये फलन क्या है, अपरिभाषित है। इनको लिखने की एक स्टाइल है, मैं π/2 कॉमन ले लूँ तो 1 3 5 7, ये ओड मल्टीपल्स आ जाते हैं। इनको इस तरीके से लिख सकते हैं 2n+1 अपॉन π/2, जहां n क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक नेगेटिव में भी होती है, -∞, -5 4, ऐसे 5 0 5 4 3। इनके बीच में डेसिमल नहीं आता, यानी दशमलव की संख्या नहीं आएगी, पूरा एक पूर्णांक आएगा। तो n इक्वस टू एक पूर्णांक संख्या होगी, ये इनको लिखने की स्टाइल है। तो ये x में से इन मानों को हटा देंगे, इन पर फलन अपरिभाषित है, यानी आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, ये फंक्शन काम ही नहीं करेगा, ये वैल्यू आपने डाली। तो इनको निकाल दो, इसके अलावा बाकी आर आर ये हमारी रियल नंबर लाइन है, ये -x है और ये +x है। तो इनको निकाल देंगे तो हमारा फलन डिफाइन हो जाएगा बाकी सारे पॉइंट पर। तो r-2n+1 π/2, जहां n क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये हमारा प्रांत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना कैसे लिखते हैं। और इसके काफी यूज आएंगे आगे, जिसको ग्राफ अच्छे से आता होगा वो डीपली प्रॉब्लम को अच्छे से सोल्व कर पाएगा। और कई क्वेश्चन तो ग्राफ पे आएंगे, जिसको ग्राफ नहीं पता वो क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कर पाएगा। खास तौर पर डेरिवेशन में आगे हम देखेंगे, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, उसमें तो ग्राफ नहीं आता तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं आएगा, ये अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। तो परिसर परिसर y की वैल्यू हम देखते हैं, y की वैल्यू 0 से कहां तक जा रही है, +∞, और 0 से नीचे -∞। तो देख रहे हैं +∞ हो गया, -∞ पूरा ही हो गया। तो इसका मतलब परिसर क्या हो गया, इसका r हो गया। प्लस इसमें टाइम पीरियड, एक और चीज देख लेना, टाइम पीरियड। पिछले दो फंक्शन में हमारा टाइम पीरियड कितना है, 2π, लेकिन इसका देखना -π/2 से π/2, ये डिस्टेंस कितनी होगी, पाई। तो पाई के बाद, हर पाई के बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, पाई। ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं y बराबर में कोटेक्स। इसमें टाइम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्रांत लिखने में फर्क है। तो जैसे हम π/2
टेन के ग्राफ को पाई बाय टू खिसका देंगे तो हमारे पास कोट का ग्राफ आ जाएगा। तो कोट जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट, कोट पाई बाय टू की वैल्यू जीरो। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, कंफ्यूज मत हो रहा। और कोट पाई की वैल्यू अगेन माइनस इनफाइनाइट। तो हम देखते हैं इसका प्रांत क्या होगा, देखते हैं। तो ये फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यू, ये ग्राफ कहां पर डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो देखते हैं। तो जीरो पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है, टू पाई पे हो रहा है, ये टू पाई है। ऐसे इधर नेगेटिव में माइनस पाई पे हो रहा है, इधर माइनस टू पाई पे हो रहा है। तो हम देखते हैं ये फंक्शन x बराबर जीरो पर, पाई पर, टू पाई पर, थ्री पाई पर ये नॉट डिफाइंड है, यानी कि इस पे ये फंक्शन कोई वैल्यू नहीं देता। इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होती। तो यदि इसके अलावा बाकी सब पर वैल्यू देता है तो इसका प्रांत क्या आ जाएगा। इसको लिखने का एक तरीका है, x बराबर में इसमें से मैं पाई कॉमन ले लूं तो जीरो वन टू थ्री, इसको हम लिख सकते हैं एन पाई, और एन बिलोंग्स टू आई। ठीक है, ये है पाई, कंफ्यूज मत होना। तो इसका प्रांत हो जाएगा आर में से हम एन पाई माइनस कर देते हैं, और एन बिलोंग्स टू आई पूर्णांक संख्या। तो इसके, तो एन पाई को हटा देंगे तो बाकी सब पर डिफाइंड है। और परिसर, परिसर देखेंगे तो क्या आएगा, देख लो ये जीरो से y की वैल्यू ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, नीचे माइनस इन्फिनिटी थी, तो अगेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा आर आ गया। तो ये y का परिसर हो जाएगा। मतलब ये कुछ भी वैल्यू दे सकता है, जीरो से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के बीच में। तो इसका परिसर क्या आ जाएगा, आर। और इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, सेम जो कि हमने कोट का देखा था। इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, ये डिस्टेंस दोनों जो कर्व रिपीट हो रहे हैं उनके बीच की कितनी है, पाई। तो पाई इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। अगला फंक्शन है बच्चों शेक एक्स। तो इसका भी देख लेते हैं। ये कोस का इनवर्स होता है, और ये भी कौन से पॉइंट पर अनडिफाइंड होगा, एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू पर। ये वन बट्टा जीरो शक्ल बनाने का, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इनफाइनिटी इसकी वैल्यू होती है, इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होती, बस इस नॉट डिफाइंड को शो करने के लिए इधर इनफाइनाइट दिखा रखा। तो अगेन एक्स की वैल्यू हमें पाई बाय टू नहीं डालनी, पाई बाय डालेंगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ऐसे ही इसमें देखते हैं, ग्राफ कहां पे ब्रेक हो रहा है, जीरो से पाई बाय टू। पाई बाय टू में ग्राफ ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये टेंजेंट बन जाता है अगेन यहाँ पर। ऐसे ये ग्राफ नीचे, इसी ग्राफ का ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ जा रहा है, टेंजेंट बन जाता है। तो जीरो से पाई बाय टू, पाई और थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू पे अगेन टेंजेंट बन जाता है। तो हम देख रहे हैं कि पाई बाय टू पर, थ्री पाई बाय टू पर, एक्स की वैल्यू पर ये पाई बाय टू पर, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, अगेन ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। और इनको, इसको पिछले देखा हम कैसे लिख सकते हैं ऑड मल्टीपल्स को पाई बाय टू के, टू एन प्लस वन और पाई बाय टू, एन बिलोंग्स टू आई। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा आर में से ऑड मल्टीपल्स माइनस कर देंगे, टू एन प्लस वन पाई बाय टू। और इसका जो परिसर हो जाएगा ना, ये ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिसर फिर ध्यान रखना, परिसर क्या है, y की वैल्यूज, x की वैल्यूज नहीं, y की वैल्यूज जो आउटपुट है। तो हम देख रहे हैं इस पूरे ग्राफ के अंदर जो ग्राफ है वो एक से नीचे नहीं आता और माइनस एक से ऊपर नहीं जाता, माइनस एक इंक्लूड है कि नहीं। सेक जीरो की वैल्यू कितनी होगी, सेक जीरो की वैल्यू, सेक पाई की वैल्यू वन होगी, माइनस वन होगी, और सेक जीरो की वैल्यू कितनी होगी, प्लस वन होगी। तो प्लस वन माइनस वन तो आ रहा है, लेकिन इनके बीच की कोई नंबर नहीं आ रही, जैसे कि पॉइंट फाइव सेक एक्स के फंक्शन का परिसर में कभी नहीं आएगा, माइनस पॉइंट फाइव कभी नहीं आएगा। तो इसका जो परिसर क्या हो जाएगा, माइनस एक से एक के बीच में इसमें कोई संख्या नहीं आएगी, बाकी सारी आएगी। तो इसका परिसर हो जाएगा माइनस वन से वन, सॉरी, ये माइनस वन और वन इसमें इंक्लूड है, माइनस वन और वन आएगा, ये हो जाएगा आर माइनस माइनस वन से वन, ये संख्या नहीं आएगी, बाकी सारी संख्या इसके अंदर आएगी। तो इसका बड़ा ध्यान रखना है, इजी नहीं ले रहे इसको। माइनस वन और वन हमें मिलेगा, लेकिन माइनस वन और वन ये स्मॉल ब्रैकेट है,
समझ में आए? ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा इसके परिसर में। बाकी इसके अलावा जितनी वैल्यूज है वो सारी हमें मिल जाएगी। और टाइम पीरियड अगेन ये फंक्शन है 2 पाई बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई। देखो ये 0, यहां से देखते हैं ये -पाई और ये पाई, सेम इमेज आगे आपको मिलेगी इसकी फंक्शन की। ये -पाई और पाई के बीच में अपने आप को रिपीट करेगा y बराबर में sec x, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का ग्राफ। तो 0 से 2 पाई, 2 पाई इसका क्या हो जाएगा टाइम पीरियड। नेक्स्ट है y बराबर में कोसेक x, ये सेक की जैसे ये बिल्कुल कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। अगेन प्रांत x की वो वैल्यू जिस पर की फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो हम देखते हैं x बराबर में 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो अभी मैंने बताया था पाई, 2 पाई, 3 पाई को n पाई लिख सकते हैं, तो r में से n पाई माइनस कर देंगे जहां n बिलोंग्स टू i, तो वो फंक्शन की उनके अलावा सारे n पाई को माइनस हटा दिया, बाकी सब पर क्या होगा फंक्शन डिफाइंड होगा। और परिसर क्या होगा y की वो वैल्यू जिस पर की जिसमें फंक्शन y की सारी वैल्यूज, उन सबको परिसर बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं y की कौन से मान नहीं आ रहे, देखो वापस देखो कि एक इंक्लूड होता है साइन जी, कोसेक 0 का मान 1 होता है, और कोसेक 3 पाई/2 का मान -1 होता है। तो -1 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, लेकिन इसके बीच की कोई संख्या हमें नहीं मिलती y के मान में, तो हम इनको उठा देंगे। r माइनस 1 से 1, ये वैल्यूज इसके अंदर नहीं आएगी, बाकी सारी वैल्यूज आएंगी। तो ये इसका प्रांत हो गया, ये इसका परिसर हो गया। अगेन टाइम पीरियड 2 पाई होगा, 2 पाई बाद में ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है। तो गाइस ये फंक्शन थे, इनके ग्राफ थे, इनके प्रांत और परिसर हमने देख लिए, और ये ग्राफ आपको अच्छे से आना चाहिए। ग्राफ कैसे बनेंगे, एक्स की वैल्यू लो, आप प्लॉट करो, एक एक चीज को देखो, और नोट्स अच्छे से बनाते रहो, हमारे साथ डेली लेक्चर अटेंड करो। और मैथ में आपको बुक्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, हम खुद मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन फिर भी आपको कोई बुक्स रेफर करनी है जेई मैथ्स के लिए, तो आप मैथ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एदास गुप्ता लें। एदास गुप्ता अच्छी बुक है और आपको बड़ी बेनिफिशियल है। इसके आप ऑब्जेक्टिव सोल्व कर ले, इंग्लिश में है लेकिन आपको टर्मिनोलॉजी में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। कुछ कुछ चैप्टर हैं जिनकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपको बाकी इजीली लैंग्वेज इजी आराम से समझ में आ जाएगी। जो बच्चे लेना चाहे वो प्रेफर कर सकते हैं, और हमारे साथ जैसे जैसे हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं वैसे वैसे वो उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गाइस आज का ये होमवर्क है आपका, ये 5 क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं अपने बेसिस पर। इजी है, आपको पहले ट्राई करने हैं, फिर इनके कल सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप लेक्चर रेगुलर रहते रहिए, कोई भी मिस ना कीजिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए और हमारे साथ रेडी हो जाइए। पर डे आपको 6 to 7 आवर 7 आवर पर डे आपको देने हैं, उस मिनिमम उस क्वांटम को अचीव करने के लिए। तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन श्योर है, और हमारे साथ बने रहिए। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे, जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाइए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।